हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो हमने लास्ट टॉपिक्स किए वीडियोस वो आप लोगों ने देख लिए हैं। आज हम कर रहे हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग आगे कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वहाँ बच्चे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें आपको ये जो आप ये टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बहुत यूसेज है वहाँ पे। क्लियर? सो हमें कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट शुरू करते हैं कि रैंडम वेरिएबल पहले तो क्या होता है, फिर उसके मीन एंड वेरिएंस की बात करेंगे। हाँ जी, अब देखिए रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन, ठीक है, विच मैप्स फ्रॉम द सेट ऑफ सैम्पल स्पेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका क्या मतलब, अगर रैंडम वेरिएबल आपका x है तो वो कोई एक फंक्शन है जो क्या करता है, सैम्पल स्पेस को, सेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ये आपकी सेट ऑफ सैम्पल स्पेस है, ठीक है, इसको मैप करता है रियल नंबर्स पे। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। सपोज मैं मान लूँ कि मैंने एक हेड है, सपोज एक कॉइन है, कॉइन को हमने 3 टाइम्स क्या किया, टॉस किया। सो अगर मैंने उसको 3 टाइम टॉस किया तो मेरी सैम्पल स्पेस बच्चे क्या बनती है, ये एंड सो जो भी आपके कॉप्स बन रहे हैं, TTH, ये अप्रोक्सीमेटली 8 बनेंगे, तो ये आपकी सैम्पल स्पेस बन गई, ठीक है, क्लियर है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, x एक रैंडम वेरिएबल है जो एक फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है, और ये मैप कर रहा है। अगर ये फंक्शन है तो अंदर कोई और वेरिएबल है जिसको मैं क्या लिख रही हूँ, w। सो w शुड बी इक्वल टू सम रियल नंबर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से कोई आउटपुट आ रही है। सो यहाँ पे क्या है, जो आंसर है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, क्लियर है। सो सपोज मैं कहती हूँ कि अगर मैं W क्या लेती हूँ, नंबर ऑफ हेड्स से, W क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। सो अगर मैं लिखूँ x W इज इक्वल टू 3, इट मीन्स मैं क्या कह रही हूँ कि x क्या है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट या वो रैंडम वेरिएबल जो मेरे को क्या बताएगा कि प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं, 3। कितनी बार नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं, 1 बार आ रहे हैं। 3 नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार सैम्पल स्पेस में बच्चे आए, 1 बार आए। इसका मतलब x ऑफ w इज इक्वल टू 3, XW3 का आंसर क्या है, 1। मैं एक बार इसको डायग्राम को फिर बनाती हूँ। ये आपकी सैम्पल स्पेस है, इसमें क्या है, 3 कॉइन आपने टॉस किए, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में क्या है, HHH, HHT, HTH, THH, THT, TTT एंड TTT। ये 8 ही वैल्यूज़ बनती हैं। इनको अब हमने मैप करना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया x ऑफ w। अब मैं लिखूँ x w इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि मैंने वो वैल्यू निकालनी जहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ हेड्स 1 कहाँ पे है, इसके अंदर हेड 1 है, इसके अंदर हेड 1 है, और देखिए कहाँ पे हेड 1 आ रहा है और कहीं पे भी हेड 1 नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन गई, 2। मीन्स कि आपका इवेंट, आपका एक्सपेरिमेंट जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कितने हैं, 2। अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ हेड्स क्या हैं, 0। सो नंबर ऑफ हेड 0 सिर्फ इसमें आ रहे हैं, तो आंसर क्या है, 1। अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ हेड्स कितने चाहिए, 2, तो नंबर ऑफ हेड्स देखिए 2 कहाँ पे आ रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो क्या आ रहे हैं, 3, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे दिस इज़ हाउ यू विल डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं है, जो सैम्पल स्पेस में आपकी आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स को हमने मैप किया टू अ रियल नंबर, उसको रिप्रेजेंट कर दिया एक रियल नंबर के थ्रू, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो
कि आप प्रोबेबिलिटी निकालूं कि आपके जो नंबर ऑफ हेड हैं वो लेस देन 2 आए। ठीक है, सो लेस देन 2 आए, क्या निकालना है, 1 मिनट लिख लेते हैं जी। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, सपोज नंबर ऑफ हेड्स 2 ले लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स इज 2। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो नंबर ऑफ हेड सिर्फ यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे भी क्या है 2, सो एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 2 लिखने की जगह पे हम ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, सो x इज अ रैंडम वेरिएबल जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। आई होप कि आपको रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, हेड एंड टेल, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा इवेंट्स होते हों। सपोज मैं कहूँ कि आपका x क्या आ रहा है 2 एंड y क्या आ रहा है 3, हो सकता है x एक वैल्यू इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसी और एक्सपेरिमेंट को की वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एक डाइस है, ठीक है, उस डाइस को आप थ्रो करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ रहा है, ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक रैंडम वेरिएबल x बना लिया, x ऑफ w कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम देयर। ठीक है, सो x ऑफ w क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ इवन आउटकम्स, ठीक है, क्लियर, और नंबर ऑफ ऑड आउटकम्स, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो x ऑफ w का आंसर अगर मैं नंबर ऑफ इवन आउटकम्स बोलूँ तो क्या आ रही हैं, 3, तो x w किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं लिखूँ x ऑफ w इज इक्वल टू, सपोज ये डाइस है, डाइस को 2 टाइम्स अगर हम थ्रो करें तो सैंपल स्पेस आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब आपके पास क्या क्या आउटकम आ सकती है, 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6, कितनी आउटकम्स हैं, 36 आउटकम्स। ठीक है, अब मैं सैंपल स्पेस में एक वेरिएबल रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब आप 2 बार डाइस को थ्रो करोगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैं कह रही हूँ x ऑफ w इज इक्वल टू सम ऑफ आउटकम्स ऑन डाइस। ठीक है, अगर मैं लिखूं x w इज इक्वल टू 3, इसका मतलब मैं वो नंबर बताना चाहती हूँ जहाँ पे 2 डाइस को थ्रो करने पे जो उनकी ऊपर की आउटकम आ रही है उनका सम बच्चे किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल। अब देखिए आउटकम का आंसर 3 कब आएगा, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल ही क्या है, आउटकम्स 1 1 या 1 2 या 1 3, तो वो आउटकम्स क्या आएंगी कि या तो पहले डाइस पे 1 हो अगले डाइस पे 2 हो, या पहले डाइस पे 2 हो अगले डाइस पे 1 हो। इन्हीं केसेस में सिर्फ 3 आ सकता है और किसी भी केस में 3 नहीं आ सकता। सो ये जो काउंटिंग है ना कि ये 2 केस हैं, ये इसका आंसर है, क्या आंसर है, 2। अगर मैं बोलूं, क्योंकि हमने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन दी है, हमने सपोज कहा कि रैंडम वेरिएबल दैट जो सम ऑफ आउटकम्स हैं ऑन द डाइस, दोनों डाइस पे उनका सम क्या बने, 5। 5 कब बन सकता है, 1 4 पे, 4 1 पे, 2 3 पे, 3 2 पे। ठीक है, इनके अलावा देखिए कहीं पे बन सकता है और 5 नहीं बन सकता। ठीक है, सो इसका मतलब आपका इसका मतलब ये जो 4 आपके इवेंट्स आए, इन इवेंट्स को आपने क्या दिया, नंबर दे दिया टोटल, तो वो नंबर क्या है, 4। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं रैंडम वेरिएबल का और उसके उस टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल का एक अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं कि जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट में रैंडम वेरिएबल लेते हो वो 2 तरह का बच्चे होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो है जो एक सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, जैसे सपोज एक डाइस है, जब आप उसको थ्रो करते हो तो उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, 1 से लेके 6 तक। सो अगर एक डाइस थ्रो किया तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या हो सकती है, 1 to 6। सो इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 6।
ठीक है। तो इस केस में वैल्यूज़ क्या हो गई, फाइनाइट। ठीक है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट में काउंट कर रहे हो, सपोज नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, ठीक है, इन ए सर्टेन किलोमीटर आप कह लो सपोज, ठीक है, तो वहाँ पे जो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट। टेक्निकली हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ इनफाइनाइट नहीं लेते, बट यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं और इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई कॉन्टिन्यूटी इन वैल्यूज़ में आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक होता है आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है जो एक इंटरवल के अंदर लाई करने वाली वैल्यूज़ को क्या करेगा, यूज़ करेगा। यहाँ तो डेफिनेटली आपकी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। ठीक है, सो कंटिन्यूस में हमारा जो इंटरवल है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। सो जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में या इस चैप्टर में, वहाँ पे हम सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं, कंटिन्यूस की नहीं बात करते। जैसे सपोज टेम्परेचर है, ठीक है, सपोज अगर आपने फायर ऑन की है, सो उस फायर का जो रेडियस है, उस रेडियस के अबाउट अगर आप टेम्परेचर काउंट कर रहे हो तो वो एक इंटरवल के बीच में लाई करेगा। सो वो आपका क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब हमने सिर्फ बात करनी है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। सो पहले पढ़ते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी और। हाँ जी, अब देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या कहता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मेरे को कहता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल इफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन कि अगर किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की आप प्रोबेबिलिटीज ले रहे हो, उसकी जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उन पॉसिबल वैल्यूज़ की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो तो वो उन प्रोबेबिलिटीज़ का मैं सम करूं तो वो सम हमेशा क्या बनेगा, 1। सो इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या क्या रहे हैं। सो ये कॉन्सेप्ट करने से पहले हम रैंडम वेरिएबल्स की एक दो एग्जांपल्स कर लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ जी, अब ये सम पढ़ें। यहाँ पे उसने क्या दिया है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने 3 कॉइन क्या किए, टॉस किए। ठीक है, सो एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, एक्स मेरा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब उसकी आउटपुट क्या है, रियल, डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस। तो उसकी जो डोमेन बन गई, डिफाइंड ऑन का मतलब डोमेन मेरी एक्स की क्या बन गई, ये वाली सैम्पल स्पेस। इट मीन्स आप इनको मैप कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है, इन सबको मैप कर रहे हो। सच दैट फंक्शन डिफाइंड कैसे है कि x ऑफ w इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इन w बिलोंगिंग टू s। s क्या है, इनमें से कोई एक, ठीक है, w क्या है, बिलोंग टू s, मतलब इनमें से कोई एक एलिमेंट क्या है, w, यहाँ w ये है, यहाँ w ये है, यहाँ w ये है। ठीक है, सो x ऑफ w मीन्स x ऑफ h। ये मेरे को क्या देगा कि यहाँ पे इस सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ w's इन टेल, नंबर ऑफ टेल्स इन w, कि जो ये आपने w लिखा है इसमें कितनी नंबर ऑफ टेल्स है। कॉन्सेप्ट समझ आया कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया। सो हमने बताना है कि इनमें कितनी नंबर ऑफ टेल्स है। ठीक है, मैं अगर इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे लिखूँ, बाद में इसको डिफाइन करती हूँ। सपोज ये आपका फंक्शन है, सॉरी ये आपकी डोमेन है, ये आपके क्या हैं, डोमेन के मेंबर्स, मतलब इनमें से कोई एक w है। सो क्योंकि ये फंक्शन है, मैपिंग है, तो w हर किसी को कवर करेगा। पहले w ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये एंड ये। सो अगर मेरा w किसके इक्वल है, h के इक्वल, इसका मतलब मैं क्या निकालना चाहती हूँ, दिस। अब देखिए h में वो कहता है फंक्शन है क्या करता है फंक्शन, बताता है कि w में कितनी टेल्स हैं। अब अगर w इसके इक्वल है तो इसमें कितनी टेल्स हैं, 0। अगर w इसके इक्वल है तो कितनी टेल्स हैं, 1। ठीक है, अगर w इसके इक्वल है तो कितनी टेल्स आपकी नज़र आ रही हैं, 1। अगर w आपका इसके इक्वल है तो कितनी टेल्स हैं, 1।
अगर W आपका ये है तो कितनी टेल्स हैं 2, ये है तो कितनी टेल्स हैं 2, ये है तो कितनी टेल्स हैं 2, ये है तो कितनी टेल्स हैं 3। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ रेंज में क्या आपको नज़र आ रहा है 0, 1, 2 एंड 3। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ टेल्स 3 कॉइन टॉस करने में आएगी वो आपकी रेंज बच्चे क्या होगी, या 0 या 1 या 2 या 3। सो ये आपकी क्या बन सकती है रेंज, ये आपकी क्या बन रही है डोमेन। दैट्स इट। बात समझ में आई कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है कि सपोज मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक डाइस को मैंने क्या किया, थ्रो किया। डाइस के ऊपर नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो अगर जो एक्स मैपिंग है वो क्या डिनोट करी है, डाइस के ऊपर रिप्रेजेंट होने वाले नंबर्स को डिनोट करना है कि जब आपने डाइस थ्रो किया तो उसके अपर फेस के ऊपर क्या नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी मैपिंग इन्हीं से होगी। ठीक है, कि अगर अपर फेस के ऊपर 1 नज़र आ रहा है तो आंसर क्या है 1। अगर अपर फेस के ऊपर 2 नज़र आ रहा है तो क्या बोलूँगी, अपर फेस पे 2 है। अपर फेस पे 3 है तो 3 नज़र आ रहा है, 4 है तो 4 नज़र आ रहा है, 5 है तो 5 नज़र आ रहा है, 6 है तो 6 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये आपकी क्या बन गई रेंज। ठीक है, तो मेरी रेंज क्या है 1 to 6। डोमेन भी इस केस में क्या है 1 to 6। ठीक है, क्लियर है। अब अगर सपोज मैं कहूँ कि अगर मैंने डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया है, ठीक है, डाइस अगर 2 टाइम्स क्या है या 2 डाइस थ्रो की, ठीक है। सो एक्स क्या है, एक्स फंक्शन क्या मैप करता है, सम ऑफ अपर फेस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखिए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ सम ऑफ अपर फेस इज इवन। ठीक है, अब इस केस में देखिए क्या है, अगर आपने डाइस थ्रो किया है तो उसके ऊपर जो आउटपुट आ सकती है बेटे वो इस तरह से कुछ भी हो सकती है। मींस फर्स्ट वैल्यू 1 हो सकती है, 1 के साथ अगली वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह पहली वैल्यू 3 हो सकती है तो अगली 1 से 6 कोई भी हो सकती है, पहली वैल्यू 4 हो सकती है तो अगली 1 से 4 कोई भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब वो कहता है एक्स क्या है, नंबर ऑफ सम ऑफ अपर फेस इज इवन। अपर फेस पे इवन देखिए कब कब आ रहा है, ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट 6 देखो तो इसमें से 3 इवन आ रहे हैं, 3 इसमें से इवन आएंगे, 3 इसमें से 5 वाले में से, और इसमें से कितने 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने आ रहे हैं 18। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि कैसे करेंगे। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो x आपको रैंडम वेरिएबल दिया है उस फंक्शन का, वो रैंडम वेरिएबल एक तरह का मैप है या फंक्शन है, उस फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है, फिर सैम्पल स्पेस से उसकी क्या निकालेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसकी रेंज हमेशा क्या होगी, रियल वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये फंक्शन ही है एक तरह का, दैट डिस्क्राइब, ये क्या बताता है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज एंड लाइकलीहुड्स। ठीक है, दैट अ रैंडम वेरिएबल कैन टेक, जो रैंडम वेरिएबल पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है विद इन अ गिवन रेंज। जैसे मैंने बोला कि अगर आप 3 टाइम्स कॉइन टॉस करते हो तो हेड आने की रेंज क्या होगी, 0, 1, 2 या 3। सो हमने क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी की हेड क्या है, 0 आए, प्रोबेबिलिटी की हेड कितने आए, 1 आए, प्रोबेबिलिटी की हेड कितने आए, 2 आए, या प्रोबेबिलिटी की हेड कितने आए, 3 आए। सो ये जो प्रोबेबिलिटीज दिखा रहा है, इस प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो जितनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर रही है। मेरी बात समझ में आई। एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन क्या, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ फंक्शन, सो इट इज़ डेफिनेटली अ फंक्शन। जैसे आप f लिखते हो, इसको हम जनरली p से डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। दैट डिस्क्राइब, ये क्या बताती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ की, जो पॉसिबल आउटपुट्स आउटकम्स आ सकती हैं, किसकी, रैंडम वेरिएबल की। अब रैंडम वेरिएबल यहाँ मैंने h लिख दिया,
ठीक है, आप इसको x लिख लो। सो इसका मतलब एक्चुअली ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज सम रैंडम वेरिएबल। सो ये खुद एक फंक्शन है, ठीक है। सो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट आएगी, उस आउटपुट की हम आगे क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दैट कैन टेक विद इन अ गिवन रेंज। अभी रेंज पढ़ी हमने, सो उस रेंज में से कोई वैल्यू, वो कितनी लाइक्लीहुड है कि वो ये वैल्यू लेगी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो ये वैल्यू लेगी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो ये वैल्यू लेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये क्या हम क्या है। कॉइन्स टॉस किए, ठीक है, वही सैम्पल स्पेस ले रही हूँ मैं, ठीक है। क्या बनेगी सैम्पल स्पेस, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया आपके सैम्पल स्पेस में, ठीक है। अगर मैं रैंडम वेरिएबल x बोलूँ, x ऑफ w वेयर w इज नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। सो w बिलोंग करता है s को, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं w इज इक्वल टू एच एच लिख रही हूँ तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 3। अगर मैं w इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्रिपल h है, w क्या एलिमेंट ही है ना इसमें से, सो अगर एच एच टी लिख रही हूँ तो नंबर ऑफ हेड्स क्या नज़र आ रहे हैं, 2। अगर मैं नंबर ऑफ ये लिख रही हूँ तो भी बच्चे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2। अगर ये लिख रही हूँ तो भी नंबर ऑफ हेड्स क्या हैं, 2। अगर मैं ये लिख रही हूँ तो नंबर ऑफ हेड्स क्या नज़र आ रहे हैं, 0। अगर मैं ये लिखूं तो नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 1। इस एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 1। और ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके लिए नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 0। सॉरी, एच टी टी है, नंबर ऑफ हेड्स क्या है, 1, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ हेड्स 1 कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स। नंबर ऑफ हेड 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स। नंबर ऑफ हेड 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स। और टेल्स कितनी बार आ रही है, सॉरी, नंबर ऑफ हेड 0 कितनी बार आ रहे हैं, 0 टाइम। सॉरी, हेड 0 कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम, ठीक है, ये 1 टाइम है, ठीक है। इसका मतलब 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 2 हेड्स, ठीक है। 1 टाइम क्या आ रहे हैं, 3 हेड्स, ठीक है। ये 1 टाइम क्या आ रहा है, 0 हेड, ठीक है। और क्या 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 1 हेड। इतनी बात समझ आई मैंने क्या कहा। अब मैंने क्या निकालना है, इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अब हमने जो ये लिखे हैं ना, एच एच एच, इनको अब मैं क्या मान रही हूँ, रैंडम वेरिएबल x। सो x यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अब मैं निकालना चाहती हूँ प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0। x क्या दिखा रहा है, हेड्स, ठीक है। सो मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ हेड्स 0 बच्चे कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम आ रहे हैं, बाकी 7 बार क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो हेड, ठीक है। इट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1/8। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x मीन्स नंबर ऑफ हेड्स कितने चाहिए, 1। कहाँ कहाँ 1 आ रहा है हेड, देखो इसमें हेड 1 है, इसमें हेड 1 है, इसमें हेड 1 है, ये आगे 1 वाले कितने आ रहे हैं, 3। 8 में से 3 टाइम्स हेड आ रहा है, 1, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्या बनी, 3/8। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रही हूँ कि हेड कितनी बार आए, 2 बार, ये आ रहे हैं 2 बार, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। अब प्रोबेबिलिटी की कितने हेड नज़र आए, x की वैल्यू क्या हो, 3। हमने पढ़ा कि रेंज क्या है, 0 1 2 3, तो पॉसिबल वो कौन सी वैल्यू ले सकती है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। सो x इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो मैंने हर पॉसिबल वैल्यू के लिए क्या निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी। यही वो कह रहा है, हर पॉसिबल वैल्यू जो रेंज में लाई करी है
उसके लिए मैं उस रैंडम वेरिएबल की क्या निकाल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड। इस रैंडम वेरिएबल की ये प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि हायर प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होगी और लोअर प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की होगी। ठीक है, सो अगर आपके पास तीनों हेड आए तो वो कौन सा केस है, सिर्फ ये वाला, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। अब मैं दोबारा से आ रही हूँ जहाँ पे हमने डिस्क्रीट का कॉन्सेप्ट किया था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने एक चीज़ लिखी, क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज़ अ रैंडम वेरिएबल इफ़ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ईच ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज़ इज इक्वल टू 1। मतलब जो भी आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल की हो सकती है, उन सब की क्या निकाली, प्रोबेबिलिटी। उन प्रोबेबिलिटीज़ का मैं क्या कर रही हूँ, सम। तो बच्चे करके देखो, ये सम हमेशा क्या आएगा, 1। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल x इज इक्वल टू एक्स आई, वेयर एक्स आई क्या है, रेंज है, ठीक है, आपके मैपिंग की या रैंडम वेरिएबल की। सो हर पॉसिबल वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उन प्रोबेबिलिटीज़ का सम करो, तो वो हमेशा क्या आती है, 1। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले अगर मैं इसको ऐसे एक टेबुलर फॉर्म में बड़ी जगह पे लिखा होता है कि अगर आपका रैंडम वेरिएबल x है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड यहाँ क्या है, 3 कॉइन टॉस में 0 या 1 या 2 या 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितनी आ रही है, 1/8। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 क्या है, 3/8। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 क्या है, 3/8। प्रोबेबिलिटी x3 क्या है, 1/8। समेशन करो तो आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, अब जो हमने जैसे किया कि अगर सपोज़ कोई रैंडम वेरिएबल की रेंज दी है कि वो पॉसिबल वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल क्या ले सकता है, ठीक है, और उन रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आउटकम क्या आ रही है। ठीक है, जहाँ पे समेशन p ऑफ i से क्या होगी, 1। ठीक है, सो ये जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, इसको बच्चे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। अब यहाँ पे आपने कुछ सिंबल्स का ध्यान रखना है। जो कैपिटल X है वो रैंडम वेरिएबल है, जो स्मॉल x होते हैं वो क्या होते हैं, वैल्यूज़ असाइंड टू द रैंडम वेरिएबल्स। और p ऑफ x का मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई का मीन्स कि जब इस कैपिटल X की वैल्यू ये कोई पर्टिकुलर एक्स आई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है, पॉसिबल आउटकम या व्हाट वी सेज पॉसिबल जो आपकी लाइक्लीहुड है, ठीक है, वो क्या बनती है, वो आपकी बनेगी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज अभी हमने एग्जांपल किया कि x इज इक्वल टू 2 है तो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है, x इज इक्वल टू n है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन। अगर मैं बोलूँ कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर रेंज से कम या ज़्यादा है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मैं निकाल लूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, सपोज़ यहाँ एक्स आई है, सो इससे कम वैल्यू होने की क्या चांसेस है, मतलब इसकी वैल्यू या x1 बने या x2 बने या x3 बने, तो ये किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x2 प्लस अप टू सोन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई। ये इसके इक्वल होती है अगर यहाँ इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी ना होती तो यहाँ से एक कम कर देते। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ग्रेटर की बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी आपकी कि जो x है एक्स आई से नीचे कोई नहीं है, एक्स आई से ऊपर वाली टर्म से शुरू हो रहा है, तो अगर इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 प्लस
प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू एक्स आई प्लस टू अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी का सम वेयर x इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, सो इस तरह से हम निकालेंगे। अगर मैंने कोई रेंज निकालनी है, जैसे x2 और x3 के बीच में निकालनी है, से x4 के, तो वो क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x3 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x4। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो करते हैं इसके साथ एक दो एग्जांपल्स। हाँ जी, अब हमने डिटर्मिन करना है पॉसिबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से कौन सा है। सो ये नहीं कि जहाँ पे भी x और px लिखा तो देख लिया जी ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सम क्या बन रहा है, चेक कर लीजिए क्या बन रहा है, 1। यहाँ चेक कीजिए क्या सम बन रहा है, 0.9। यहाँ देखिए क्या सम बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है 6, 7, 8, यहाँ पे 1 बन रहा है। अब देखो कौन सी बनती है सही, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ क्या आ रही हैं, 0.4, 0.4, 0.2 और प्रोबेबिलिटी का सम क्या है, 1। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ में प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं 0.6, 0.1, 0.2। समेशन किसकी इक्वल है, 0.9 के इक्वल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा उनका सम 1 होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। ठीक है, अब इस केस में देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वेरिएबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 तो हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब वो इवेंट ना एग्जिस्ट करे, इट इज़ पॉसिबल बट वी कैन नॉट टेक इट इन द नेगेटिव। सो ये भी यहाँ पे चाहे प्रोबेबिलिटी का आंसर डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 आ रहा है पर ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, क्या कह रहा है, एन अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड इफ़ द रैंडम वेरिएबल x, जो रैंडम वेरिएबल x है वो कैसे डिफाइंड है, ऑन द स्पेस w स्पेस में जब डाइस को रोल किया तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये बन रही है, ये आपकी स्पेस है। सो w बिलोंग्स टू s। ठीक है, वो कहता है इस वेरिएबल की आउटकम जो है, जो x की मैपिंग है वो या 1 आएगी या 0 आएगी। किस पे बेस पे, अगर ये w क्या है, इवन नंबर, w s को बिलोंग करता है तो w इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो अगर वो कहता है कि अगर ये ऑड नंबर है तो जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसकी आउटपुट 0 है। अगर आपका w इवन नंबर है तो आउटपुट क्या है, 1, मतलब उसकी मैपिंग किससे की है, 1 से। सो ऑड वालों को हमने मैप किया 0 से, इवन को मैप किया 1 से। ठीक है, बात समझ में आ गई। इट मीन्स अगर मैं x w इज इक्वल टू 1 निकालूँ तो आंसर क्या आ रहा है, ऑड के लिए 0। w इज इक्वल टू 2 निकलूँ तो आंसर 1। w इज इक्वल टू 3 लिखूँ तो आंसर 0। w इज इक्वल टू 4 लिखूँ तो आंसर 1। इवन के लिए आंसर 1, ऑड वैल्यू के लिए आंसर 0। अब हमने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। इसका मतलब x कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, x किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंज के ऊपर। x किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंज के ऊपर। रेंज क्या थी मेरी, या 0 या 1। सो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या आ रही हैं, या ज़ीरोज़, या बच्चे क्या बन रही हैं, 1s। सो x क्या है, या 0 या 1। सो मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालती हूँ, x की। फॉर x यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। अब इस x का आंसर 0 कब आ रहा है, 3 बार। कितने में से, 6 बार। सो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, 3/6। 1 आउटपुट कितनी बार आ रही है, 3 बार। ठीक है, कितने में से, 6 में से, तो ये भी कितनी है, 3/6। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं तो वो ये बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई। हाँ जी, ये सम करते हैं। अब क्या कहता है कि x डिनोट नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। ठीक है,
So the probability that x can take the values small x, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में दी है, वेयर k इज सम अननोन, मीन्स कि आपका किसी रैंडम डे पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 0.1 स्टडिंग आवर्स की, ठीक है। सो अगर x 1 और 2 है तो आपकी वैल्यूज़ क्या है, kx, और अगर x 3 और 4 है तो वैल्यूज़ आपकी ये है, अदरवाइज दिस, मीन्स जो भी आपकी रेंज है, इसके अलावा जो भी आपकी रेंज है, ये एल्स केस, ठीक है। इस केस में आपकी वैल्यू क्या है, 0 से मैप हो रही है, ठीक है, और 0 वाले केस में 0.1 से मैप हो रही है, 1 2 पे मैप हो रही है किससे, kx से, और 3 4 पे मैप हो रही है k इंटू 5 माइनस एक्स के साथ। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली जो दिया। हाँ जी, इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी 0.1 है, x1 पे प्रोबेबिलिटी kx है, x2 पे प्रोबेबिलिटी सॉरी kx है, x3 और 4 पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, k 5 माइनस एक्स, k 5 माइनस एक्स, ठीक है। और बाकी जो भी केस हैं इसको मैं रेस्ट केस बोलती हूँ, रेस्ट केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे k अननोन है, यहाँ पे क्या है, x के साथ है, तो x अगर 3 पुट करूँ तो ये 2k बन जाएगी, x को 4 पुट करूँ तो ये k बन जाएगी, यहाँ पे क्या है, 0। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वी नो दैट समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे भी बच्चे x है तो यहाँ 1 पुट करूँ, यहाँ 2 पुट करूँ, ठीक है। अब इसका सम करें ज़रा, तो क्या बना, समेशन पी एक्स विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ये। सो यहाँ से देखिए ये 4 5 6 k शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो ये बन गया आपका 6k इज इक्वल टू 0.9। सो बच्चे k आपका क्या बना, 9/60। सो k विल बी 3/20, ठीक है। सो 3/20 को आप सॉल्व कर लो तो ये आपका आ रहा है 30.1, 10 बनेगा तो 5, ठीक है। k आपका बन गया 0.15, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया हुआ है, तो मैंने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी की x क्या है, लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और प्रोबेबिलिटी की x शुड बी बिटवीन 0 to 5। x लेस देन 6 का मतलब कि आपकी ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 बच्चे क्या होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या बननी चाहिए, 6 से नीचे जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन x की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। इसको ऐड करके अगर आप सॉल्व करो तो मैं 100 के हिसाब से एलसीएम ले रही हूँ, तो इट विल बी 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1, सो दैट विल बी 40 50 80 81/100, ठीक है। सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 81/100। सिमिलरली अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इक्वलिटी में ये और ये 4 केस आएंगे, ठीक है, कि इससे ज़्यादा x होना चाहिए, 4 हो सकता है, x 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो और है ना, x कैन बी 4, x कैन बी 5, x कैन बी 6, x कैन बी 7। तो इनमें जब और होता है तो क्या मतलब है, प्लस का ही मतलब होता है ना इसका। सो हमने पढ़ा है ना इसका फार्मूला। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। सो आप ऐड कीजिए तो दिट इज 3/10, 1/100, 1/50 प्लस 100, 17/100। सो मैं इसको 100 एलसीएम लेके करूँ तो ये बना 30 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 17।
सो ये बन गया आपका 50/100 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या निकालनी है, 0 और 5 के बीच की प्रोबेबिलिटी। सो 0 और 5 के बीच में, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज में इक्वालिटीज नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे, x1 की प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4। सो 5 और 0 हमने इंक्लूड नहीं किया, ये हमने आपकी वैल्यूज ले ली जो 0 और 5 के बीच में x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, सो इट विल बी 1/10 plus 1/5 plus 1/5 plus 3/10. So it can be written as 10, 1 plus 2 plus 2 plus 3. So 5, 6, 7, 8. So आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 8/10। हर केस में प्रोबेबिलिटी जो है, एक तो वो प्रोबेबिलिटी आपको पता है पॉजिटिव होती है, दूसरा प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो किसी एक इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरा, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 1। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट। हम देखते हैं क्या कहता है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, सो मैं x क्या लूँगी, नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, जब आप 3 कार्ड ड्रॉ कर सकते हो हो सकता है कि जो पहला ड्रॉ किया आपने उसके ऊपर एस हो सकता है दूसरे पे एस हो सकता है तीसरे पे हो सकता है 2 पे एस हो, तीसरे पे ना हो सकता है पहले पे ना हो, दूसरे पे 2 पे एस हो। सो इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एसेस हैं, हो सकता है तीनों कार्ड के ऊपर कोई भी एस नहीं है, हो सकता है तीनों कार्ड पे एस आ जाए। ठीक है, सो आपकी जो रेंज ऑफ एस है वो क्या बन रही है, या तो कोई एस नहीं आएगा, हो सकता है एटलीस्ट किसी एक कार्ड पे एस नज़र आ जाए, कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हमने एस काउंट करने हैं। हो सकता है 2 एस आ जाए, एक क्या आ जाए, कोई और कार्ड आ जाए। ठीक है, या हो सकता है क्या हो जाए, 3 एस आ जाए। सो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, आपके पास एक्स की जो रेंज आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, 4, 0, 1, 2 and 3 means you can have 0 ace in the 3 trials, you can have 1 ace, you can have 2 ace or you can have 3 ace। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी में ये पोजीशन नहीं है कि एस फर्स्ट ट्रायल में आया कि दूसरे ट्रायल में आए, एक ट्रायल फेस आया, ठीक है, दूसरा एस आया या 3 एस आए, इससे रिलेशन है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या, एस आए ही ना, अब एस आया ही नहीं, इसका मतलब 52 कार्ड्स में से आपने एस वाले कार्ड चूज ही नहीं किए, तो जो चूज किए वो क्या रह गए आपके, 48। ठीक है, सो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक्चुअली टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास 52 कार्ड्स थे, उसमें से आपने 3 कार्ड चूज किए, पर क्योंकि आपने एस चूज किए ही नहीं तो आपके पास एक्चुअली कितने कार्ड हैं, 48 में से आपने रैंडमली क्या चूज़ किए, 3। सो इट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या बनती है, 48C3। बात समझ में आई। ठीक है, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स थे, उसमें से 4 आपने कह दिया ये सिलेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि एस 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये सिलेक्ट ही नहीं हुआ, बाकी 48 में से चूज़ किया। ठीक है, तो ये है। ठीक, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में आपका जो एस है इट कैन बी इन एनी प्लेस। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई है कि नहीं। सो यहाँ से बच्चे इसकी आउटपुट आप कैलकुलेशंस कर लीजिए इसकी। सो इट इज़ 4324 ओवर 5525। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कि आपके पास एक एस आया। ठीक है, टोटल एस कितने हैं, 4। अगर 4 में से एक एस आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4C1 आ गया आपके पास। ठीक है, ओवर क्या, टोटल लेने कितने थे, 4C3। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स आपने एक क्या कर लिया, ए सिलेक्ट, अब बाकी क्या आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर आपने 3 में से बच्चे एक ए सिलेक्ट कर लिया तो बाकी किस में से सिलेक्ट होंगे, 48 कार्ड में से,
कितने सिलेक्ट होने चाहिए, 2, तो सारे कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, तो ये आपकी ये आंसर बन गया। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्या है कि 2 कार्ड निकले हैं, सो इसका मतलब 4 में से आप 2 कार्ड, अगर 4 एस होते हैं तो 4 में से अगर 2 एस निकल रहे हैं तो 4C2 आप निकाल रहे हो। सो अगर 2 आपने एस निकाल लिए, 2 एस हैं, तो आपके पास जगह कितनी बची, 1 की। ठीक है, सो एग्जैक्टली 2 एस हैं, तो इसका मतलब बाकी 48 में से आपने कितने कार्ड निकालने हैं, 1। ठीक है, और टोटल आप कार्ड्स निकालो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 52C3। सो बच्चे यहाँ से आपका बन रहा है ये वैल्यू। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की तीनों एस हैं, तीनों एस का मतलब कि आपने 48 में से कार्ड निकाला ही कोई नहीं, सिर्फ इन चारों में से 3 कार्ड सिलेक्ट कर लिए, तो वो क्या आना चाहिए, 4C3/52C3। सो दैट इज़ 1/58, सॉरी 5525 है, ऊपर दिया हुआ हमने 5525। अब आप चाहो तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करके देख लो, ये सारा सम 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका सम 1 के इक्वल नहीं है तो जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गलत। सो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास x है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी नीचे लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो ये आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें से कितने टोटल में 1 एस, 0 एस, 2 या 3 एस आएंगे, वहाँ से हमें क्या पता चला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सम? हाँ जी, अब ये सम देखते हैं क्या कहता है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52। मीन्स आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड्स निकाले पर विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। 2 बार मैंने कार्ड निकाला है, हो सकता है 52 में आपके पास कितने किंग्स होते हैं, 4 किंग्स होते हैं। सो अगर मैंने पहली बार कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है किंग निकलने की, 4/52। ठीक है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, अगली बार जब आप कार्ड निकालोगे फिर आपके पास 52 कार्ड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, 4/52। ठीक है, क्लियर है। सो हो सकता है आपके पास 2 कार्ड हो सकता है कि इनमें से कोई भी किंग ना हो। सो आपका मतलब 2 कार्ड निकले तो मैक्सिमम किंग कितने आएंगे, 2, और मिनिमम किंग कितने आ सकते हैं, 0। मीन्स कार्ड के ऊपर किसी पे भी हो सकता है किंग नज़र ना आए। सो मिनिमम कितने हैं, 2। सो आपने जो रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है x, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग्स। ठीक है, सो x कैन बी 0, x कैन बी 1, x कैन बी 2, क्योंकि ट्रायल 2 है तो दोनों में हो सकता है 0 हो सकता है किसी एक कार्ड पे किंग नज़र आ रहा है, हो सकता है दोनों कार्ड्स के ऊपर जो दोनों सिलेक्शंस हैं उन पे आपको क्या नज़र आए, किंग। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ। सो x मेरे पास क्या है, 0, 1 एंड 2। अब प्रोबेबिलिटी देखनी है x इज इक्वल टू 0 की। x इज इक्वल टू 0 2 बार बच्चे कार्ड को क्या किया आपने, निकाला है, ड्रॉ किया है। ठीक है, सो जब पहली बार कार्ड ड्रॉ किया तो किंग नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि x क्या है, 0, तो किंग दोनों केसेस में नहीं निकले। तो आपने कितने कार्ड में से सिलेक्ट किया, 48 में से आपने सिलेक्ट किया। बात समझ में आई? सो इसका मतलब जो पहले कार्ड की सिलेक्शन है वो 48/2 है। अगली बार जब आपने सिलेक्ट किया फिर आपने 4 कार्ड किंग वाले छोड़ दिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0, मतलब कोई किंग सिलेक्टेड नहीं है। सो जो आपने सिलेक्शन की कार्ड की, सिंगल कार्ड की सिलेक्शन है, मोर देन 1 नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा। 48/52, 48/52। अब क्या है जी, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 का मतलब कि कार्ड आपका किंग निकल रहा है। हो सकता है फर्स्ट कार्ड किंग निकले, हो सकता है सेकंड कार्ड किंग निकले। ठीक है, सो दोनों केसेस हम लेंगे इसमें, क्योंकि किंग क्या है, एक बार ही सिर्फ निकल रहा है। सो अगर फर्स्ट कार्ड किंग निकल रहा है और ये आपका कोई और कार्ड निकल रहा है, तो किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52।
ये कोई और कार्ड है, ये कितनों में से निकलेगा, बाकी एल्स में से। इसमें किंग है ही नहीं, यहाँ पे क्या है 48/52, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अगर पहला किंग नहीं है, सो किंग नहीं है तो इसका मतलब पहला जो कार्ड चोजन है वो किस में से है, 48 में से, टोटल में से 48 में से आपने चॉइस की, ठीक है, इनटू सेकंड कार्ड क्या है किंग, किंग कितने हैं 4, तो आपने क्या लिखा 4/52। इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 8 × 48/52, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे बन गया x = 2, x = 2 मीन्स दोनों ही क्या बच्चे किंग। सो दोनों किंग मीन्स पहली बार आपने चारों किंग्स में से कोई एक निकाला, अगली बार भी चारों विद रिप्लेसमेंट है ना, तो अगली बार भी चारों में से कोई एक निकालना। सो निकले ही सिर्फ क्या किंग, तो ये बच्चे आपकी क्या बन रही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये 48/52 का स्क्वायर, ये बन रहा है 8 × 48/52 स्क्वायर, और ये बन रहा है 16/52 स्क्वायर। समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। हाँ जी, यहाँ देखिए, एन अर्न कंटेन्स, एक अर्न के अंदर आपके पास 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 आर फॉर रेड, 3 रेड बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स। इन 7 में से मैंने 3 बॉल्स ड्रॉ की, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x आपका क्या है, रेड बॉल है, ठीक है, क्लियर है। सो हो सकता है तीनों ट्रायल में कोई भी रेड बॉल ना निकले, हो सकता है तीनों ट्रायल में तीनों ही क्या निकलें, रेड बॉल। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि आपकी रेड बॉल कोई नहीं निकली, हो सकता है कि रेड बॉल एक निकली है, हो सकता है कि 2 रेड बॉल निकली है, हो सकता है तीनों ट्रायल्स में तीनों टाइम्स क्या निकली हैं, रेड बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपने ध्यान में रखनी है। एक बार अगर आपकी रेड निकल गई तो आपके पास रेड 2 बच जाएंगी, 2 में के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ध्यान में रखना है। पीछे जो हमने सम किया वहाँ रिप्लेसमेंट थी, ठीक है। अब देखो मैं निकाल रही हूँ, ये PY नहीं है, इसको P(x) लिखते हैं। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ कि एक भी रेड नहीं निकली, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रेड। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट, ठीक है, 0 रेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट। अब 3 वाइट का क्या मतलब कि पहली बॉल क्या निकली, वाइट। इसका मतलब टोटल 7 बॉल्स हैं, वाइट कितनी थी 4, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या बनती है बेटे, 4/7, ठीक है, बात समझ में आई। पहली प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 4/7, ठीक है, क्लियर। या आप ऐसे कह लीजिए इसको, अगर आप कॉम्बिनेशंस को देख के, क्योंकि 3 टाइम्स बॉल निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 4 में से आपने कितनी बॉल्स, इन वाइट में से तीनों बॉल निकालनी है, क्योंकि x = क्या है, 0 का केस, रेड कोई सिलेक्ट ही नहीं होनी चाहिए। टोटल आपके पास 7 बॉल्स हैं, 7 में से आप 3 के कॉम्बिनेशन निकालो, या टोटल इन 4 में से क्या निकालो, 3 कॉम्बिनेशन। सो x0 आपका ये बनेगा, इट विल बी 4/, एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बना आपका, हाँ जी, तो ये आपका बन रहा है 4/35, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिए इसको, यू विल कम टू नो, ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये वाली। अब x = क्या है, 1, मीन्स आपने एक रेड बॉल निकाली, एक निकली रेड बॉल, और 2 क्या निकल रही हैं, वाइट। ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे। सो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, रेड बॉल्स टोटल कितनी है, ठीक है, 3, ठीक है। सो 3 में से आप कितनी रेड बॉल निकाल रहे हो, 1, प्लस बाकी 2 किस में से निकाल रहे हो, वाइट में से। वाइट कितनी है, 4 में से कितनी निकाल रहे हो, 2, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी थी, 7 में से टोटल निकालनी कितनी है, 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो इट विल बी, ये बनेगा आपका 35, ये बनेगा आपका, हाँ जी, सॉल्व किया तो ये आपका आंसर बन रहा है 18/35, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह अगर मैं बॉल्स कितनी ले रही हूँ, रेड बॉल्स 2 हैं, रेड बॉल आपकी क्या है, 2, और वाइट क्या है, 1। इसका मतलब रेड कितने में से सिलेक्टेड है, 4 में से, सॉरी 3 में से,
2 सिलेक्ट करेंगे और वाइट क्या है 1, कितने में से सिलेक्ट करेंगे 4 में से, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब आपकी क्या सिलेक्शन होगी, इस तरह से डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस क्या है 7C3। सो यहाँ पे आप सॉल्व करो तो ये बनता है 12/35, ठीक है। अब वो कहता है लास्ट केस क्या है, तीनों ही रेड बॉल है, इसका मतलब वाइट में से कोई सिलेक्ट ही नहीं करनी। सो 3 में से मैंने 3 रेड में से तीनों रेड सिलेक्ट कर ली, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है 7C3, ठीक है। तो ऊपर का आंसर तो बच्चे 1 ही आता है, नीचे क्या बन रहा है 35, तो ये बना 1/35। सॉल्व करके देखो, समेशन 1 बननी चाहिए। अगर समेशन 1 बन रही है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही आ रही है, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, ठीक है जी। क्लियर है जी ये सम? हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस सम की। क्या कह रहा है, फाइंड द पीडी मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। हमने क्या ड्रॉ करनी है, एक बैग में से ग्रीन बॉल्स ड्रॉ करनी है। व्हेन 3 बॉल्स आर ड्रॉन, तो टोटल जो बॉल्स ड्रॉन है वो कितनी है 3 हैं। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने रिप्लेस नहीं करनी बॉल्स, ठीक है। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 ग्रीन्स एंड 5 वाइट बॉल्स। हाँ जी, अब यहाँ पे सेम ही तरह का हमने सम पहले किया हुआ है। सो अगर मैंने 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है और क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी निकलती है ये निकालना है। सो हो सकता है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 0 हो सकता है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 1 हो सकता है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 2 हो सकता है कि तीनों की तीनों क्या हों ग्रीन बॉल्स, ठीक है। क्लियर? सो विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। सो अगर मैं लूँ कि कौन सा केस, जब x क्या है 0 मतलब ग्रीन बॉल्स क्या हैं 0, दैट इम्प्लाइज 3 सिलेक्टेड बॉल्स, 3 बॉल्स सिलेक्टेड फ्रॉम वाइट बॉल्स, ठीक है। सो हमने क्या करना, वाइट बॉल्स कितनी है बच्चे 5 में से कितनी सिलेक्ट करनी है 3। टोटल बॉल कितनी नज़र आ रही है 8 में से क्या सिलेक्ट करनी है 3। सो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है 5/5C3 ओवर 8C3। हाँ जी, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। सो x क्या है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है। सो ग्रीन बॉल 0 है, दैट इम्प्लाइज 3 वाइट बॉल्स आर सिलेक्टेड। पर यहाँ पे अगर ये नॉर्मल होता विदाउट रिप्लेसमेंट तो मैं क्या करती 5C3 ओवर 8C3, ठीक है, जैसे हम पहले करे थे। पर यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एक बॉल अगर आपने सिलेक्ट कर ली है तो वो रिप्लेस नहीं करनी। इट मीन्स अगर फर्स्ट बॉल आप वाइट निकाल रहे हो बच्चे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 है। जब एक बार वाइट निकल गई तो अगली बार मेरे पास क्या रह गया सैम्पल स्पेस 3 ग्रीन एंड 4 वाइट, तो इसमें से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी फिर 4/8 होगी, ठीक है। समझ में आ गई? सॉरी 4/7 होगी, ये 7 है। जब फिर वाइट निकल आई तो अब मेरे पास वाइट कितनी हो गई 3। सो अब प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। सो 0 ग्रीन का मतलब आपने तीनों क्या निकाली वाइट। ये बात समझ में आई? ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर रिप्लेसमेंट होती या 3 बैग अलग अलग होते जिसमें से आप सिलेक्ट करते तो मैं कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाती, ठीक है जी। क्लियर है? अब यहाँ पे वो कहता है कि एक बॉल आपकी क्या है वाइट है। अब वो जो वाइट बॉल है वो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकती है, सेकंड पोजीशन पे भी हो सकती है, थर्ड पे भी हो सकती है। सॉरी, एक बॉल ग्रीन है, नॉट अ वाइट, ग्रीन बॉल है, ठीक है। सो इसका मतलब कि फर्स्ट बॉल ग्रीन हो और सेकंड बॉल ग्रीन है, अगली 2 वाइट है और ये वाला केस है। सो ये तीनों केस हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी कि या तो आपकी कौन सा केस ले रही हूँ, फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन निकल रही है, अगली 2 वाइट है। सो पहली बॉल अगर इसमें से आप ग्रीन निकालो तो प्रोबेबिलिटी है 3/8 इनटू अगली आपने अब कितने रह गए, जब आपकी ग्रीन निकल गई तो आपके पास ये रह गया, ठीक है। सो अब मैंने क्या निकालनी है वाइट, तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7। अगली बार मेरे पास क्या रहेगी 4, 2 एंड 4, क्योंकि कौन सी निकली वाइट निकली। अब प्रोबेबिलिटी क्या है अगेन वाइट निकालने की 4/6 प्लस ये कौन सा केस है ग्रीन वाइट ग्रीन। अब मैंने कौन सा केस लेना है
कि सेकंड बॉल क्या है, ग्रीन। तो पहली बॉल वाइट, अगली ग्रीन, अगली वाइट। अब इसमें पहले वाइट निकली है तो 8 में से वाइट मतलब 5/8 इंटू अगली बार 7 रह गई, 7 में से ग्रीन तो चेंज नहीं हुई, ग्रीन कितनी है 3, तो 3/7 इंटू अब वाइट निकालनी है तो मेरे पास 6 रह गई, 6 में से 2 आपके पास ग्रीन पड़ी हैं और 4 आपके पास वाइट पड़ी हैं। सो आपके वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6 प्लस अगला केस क्या है, दोनों वाइट और लास्ट ग्रीन। ठीक है, क्लियर है। अब ये कौन सा केस है, इस केस को देखें कि पहली वाइट निकली, पहली वाइट मीन्स मेरे पास टोटल 8 हैं, 8 में से वाइट मीन्स 5/8 इंटू अगर पहली वाइट निकल गई तो अगले केस में ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है, अगली फिर क्या निकालनी है वाइट, तो वाइट मीन्स 4/7। इसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ये आपका सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करें तो ये देखिए ये स्टेटमेंट तीनों टाइम मारी है तो 3 टाइम्स मैं लिख सकती हूँ दिस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें बच्चे, तो ये आ रहा है आपका 15/28। ठीक है, सो मैं इसको लिख रही हूँ, सो यहाँ पे लिख देते हैं। सो मेरी प्रोबेबिलिटी फॉर 1 ग्रीन बॉल क्या आ रही है 15/28। अब केस लेते हैं x = 2 मीन्स मेरे पास 2 ग्रीन बॉल्स हैं और एक वाइट है, 2 ग्रीन बॉल्स एक वाइट, 2 ग्रीन बॉल्स एक वाइट, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो बनाते हैं, अगर पहली ग्रीन बॉल आपने सिलेक्ट की तो प्रोबेबिलिटी 3/8 होगी, क्योंकि अगली बार सिलेक्ट हो गई तो अगली बार प्रोबेबिलिटी क्या बनी 2/7, 3/8 2/7। ठीक है, इनटू 2 ग्रीन होगी अगली वाइट होगी, सो अगली बार प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 प्लस अब अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। अब पहले ग्रीन बॉल है तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी तो 3/8, अगली वैल्यू आपने निकालनी है वाइट बॉल, रिप्लेसमेंट है नहीं तो क्या निकलेगी, ठीक है 5/7 इंटू अगली बॉल आपको फिर ग्रीन चाहिए, सो ग्रीन निकालने के लिए यहाँ पे अब 4 बच गई तो क्या बनेगा 2/6 प्लस अब ये वाला केस पहले वाइट निकली तो 5/8 इंटू वाइट निकल आई तो मेरे पास ये बन गया 4 वाइट और 2 ग्रीन, सो अगली मेरे को ग्रीन चाहिए तो ग्रीन के लिए क्या बना, 1 मिनट, यहाँ 3 ग्रीन है, 3/7 इंटू अगली फिर ग्रीन चाहिए तो 2 ग्रीन 1 वाइट, सो ये बना 2/6। ठीक है, तो ये आपकी बन रही है x/2 का आंसर। तो इनको सॉल्व करें, हाँ जी ये बना 3/8, 2/7, 5/6, तो नीचे तो 7, 8, 6 सब में बन रहा है, सो मैं क्या करूँ 7, 8, 6 कॉमन निकाल लेती हूँ। ऊपर क्या बन रहा है 3 2s are 6 प्लस 3 इंटू 3 30, यहाँ पे भी 30 बन रहा है और यहाँ से देखिए बच्चों ये भी 30 बन रहा है, सो ये बन गया आपका 30 + 30 + 30 90, सो 90/this। हाँ जी 15 को अगर 6 से करूँ तो ये आपको 19 देता है, तो आपका आंसर आ रहा है 15 कितना है ये 56। ठीक है, सो मैं प्रोबेबिलिटी x = 2 की लिख रही हूँ 15/56। ठीक है, अब x = 3 का मतलब तीनों बॉल्स क्या सिलेक्ट करनी है, ग्रीन। सो पहली बार ग्रीन सिलेक्ट करोगे तो 3/8 आएगा, अगली बार सिलेक्ट करोगे तो 2/7 आएगा, अगली बार सिलेक्ट करोगे तो 1/6 आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 6 बाय ये बन रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/56, ये काट दो, ये 1/56। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, x0 1 2, x0 पे प्रोबेबिलिटी है आपकी 15/28, 1 पे प्रोबेबिलिटी है 15/36। ठीक है, सॉरी 1 पे प्रोबेबिलिटी है 15/28, 1 मिनट गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ, 1 मिनट। हाँ जी 0 पे हमारी प्रोबेबिलिटी जो निकली थी यहाँ से इरेज हो गई है आई थिंक सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 5/28। ठीक है, यहाँ पे है 15/28, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 15/36,
36 और यहाँ प्रोबेबिलिटी है 3 के ऊपर आपकी 1/56, ये वाली प्रोबेबिलिटी। ये आपका क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स, मेरे पास 10 आइटम्स हैं, 3 कंटेनिंग डिफेक्शंस, मतलब कि 10 आइटम में से 7 क्या हैं, इंटैक्ट हैं। सो इसके साथ मैं लिख लेती हूँ, ये राइट है, राइट ऑर्डर में है, या नॉन डिफेक्टिव हैं तो एनडी लिख लेते हैं, और 3 आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स हैं। अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से हमने 4 आइटम्स सिलेक्ट की। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैम्पल। जो हमने सैम्पल सिलेक्ट किया, मैं ये देखना चाहती हूँ कि उसमें कितनी डिफेक्टिव हैं। सो 4 वैल्यूज़ हैं, तो डिफेक्टिव वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल जो डिफेक्ट शो कर रहा है, तो हो सकता है चारों में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो सकता है कि एक आइटम डिफेक्टिव है, हो सकता है 2 आइटम डिफेक्टिव हो सकता है 3 आइटम्स क्या हो, डिफेक्टिव हो, या हो सकता है कि 4 आइटम्स आपकी क्या हो, डिफेक्टिव हो। ठीक है, क्लियर है। इफ द सैंपल इज ड्रॉन रैंडमली फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी ढूंढनी है। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप देखिए, मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 मतलब चारों आइटम्स क्या चाहिए, डिफेक्टिव। अब यहाँ पे तो डिफेक्टिव आइटम ही कितनी है, 3, इसका मतलब डिफेक्टिव आइटम आपकी 4 सिलेक्शन में से एनी 3 हो सकती है। अब यहाँ पे उसने रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया, तो सीधा हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट। x इज इक्वल टू 0 का मतलब हमने कोई भी डिफेक्टिव एलिमेंट नहीं पिक करना। इसका मतलब जो चारों आइटम्स पिक की वो 7 में से पिक की, तो आपके कॉम्बिनेशन क्या है, 7c4 ओवर टोटल कितनी है 10। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी देखो तो क्या बनती है, 10c4। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अगर 1 डिफेक्टिव है तो इसका मतलब 3 में से मैंने 1 पिक की जो डिफेक्टिव है, बाकी जो 1 डिफेक्टिव उठा ली, बाकी कितनी उठानी है, नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव 7 है, 7 में से कितनी उठाई, 3, टोटल क्या है 10c4। ठीक है, अब निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए। अब डिफेक्टिव आइटम्स कितनी उठा ली, 2, इसका मतलब 3 डिफेक्टिव आइटम में से 2 पिक की, और 2 डिफेक्टिव आ गई, तो 2 क्या आनी चाहिए, नॉन डिफेक्टिव। तो 7 में से क्या उठाई, पिक की 2, टोटल कितनी है 10, 10 में से क्या उठाई, 4। ठीक है, इसी तरह अगर तीनों ही डिफेक्टिव आइटम उठाई, सो आपने 3 में से क्या पिक कर ली, 3 विदाउट कंसिडरिंग द अदर्स। तो सॉरी, टोटल 4 थी, 1 मिनट। ये 3 डिफेक्टिव हैं, एक क्या है, नॉन डिफेक्टिव। सो 3 में से 3 डिफेक्टिव और 7 में से 1 नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, सो ये आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक बार ऊपर लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 4 पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास आइटम्स ही डिफेक्टिव 3 है, तो 4 सिलेक्ट ही नहीं हो सकती। सो मेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे क्या बन रही है, आप इसको सॉल्व करके देखिए। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ, इसके वीडियो बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो। हाँ जी, तो ये सॉल्व करके इनके आंसर ये बन रहे हैं। तो आप इनका सम चेक भी करेंगे कि इनका सम 1 बनना चाहिए, नॉट इक्वल टू नॉट 1। ठीक है, सो आप चेक कीजिए इसको कि इसका आंसर 1 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अब ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी दैट जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो या तो 0 हो या 1 हो। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब कि क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि डिफेक्टिव आइटम या 0 हो या मैक्सिमम सैंपल में डिफेक्टिव आइटम जो सिलेक्टेड हैं 1 हो। ठीक है, इक्वालिटी शो कर रहा है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये बच्चे क्या बन गई, चेक कीजिए, 2/3। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब ये देखिए क्या कहता है, अ कॉइन इज बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब अगर कॉइन के अंदर प्रोबेबिलिटी हेड और टेल के आने की इक्वल होती है, पर यहाँ पे इक्वल नहीं दी, उसने क्या दिया है, सच दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अक्कर एज अ टेल। मतलब अगर टेल के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास p है, तो हेड के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, बट टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1।
ठीक है, क्योंकि हेड की अगर हाफ होती थी, टेल की हाफ होती थी, तो हाफ और हाफ क्या बनती है 1। सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। दैट इम्प्लाइज कि अगर मैं हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूं तो बच्चा जो आपका P निकल रहा है वो 1/4 निकल रहा है। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो क्या है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3/4। ये दिया हुआ है। अब क्वाइन को कितने टाइम टॉस किया, 3 टाइम्स टॉस किया। सो हमने किसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, x की, वेयर x इज अ टेल। ठीक है, सो अगर मैंने 3 टाइम्स अगर मैंने 3 टाइम्स टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी हेड की टेल की 0 भी हो सकती है। वो तीनों टाइम भी आ सकता है, एक टाइम हेड टेल आ सकता है, 2 टाइम आ सकता है, या किसी भी टाइम नहीं आ सकता। तो इसका मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो x होगा वो 0, 1, 2 या 3 हो सकता है। 3 टाइम्स मीन्स कि 3 टाइम में या कभी भी आपका टेल नहीं आया, या टेल 1 टाइम आया, या टेल 2 टाइम आया, या टेल तीनों टाइम आया। तो ये मैंने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कि अगर मेरे पास 3 टॉस हैं, ठीक है, सो पहले टॉस में इसका मतलब टेल आया ही नहीं कभी। x इज इक्वल टू 0 मीन्स टेल नहीं आया। इट मीन्स यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है। सो पहली टॉस की प्रोबेबिलिटी क्या बनी 3/4, अगली प्रोबेबिलिटी 3/4, अगली प्रोबेबिलिटी 3/4। तो ये एक्चुअली क्या है 27 ये बन गया 64। ठीक है, अब वो कहता है कि एक टेल आ रही है। अब एक टेल के आपको पता है कितने केस बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इनके ऑर्डर्स में कोई फ़र्क नहीं है तो इसको मैं 3 टाइम्स ये कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 3/4, इसकी 3/4, और क्या आ सकता है इस तरह से और इस तरह से। तो मैं क्या लिखूँ इसको 3 टाइम्स 1/4 कि एक टेल आई है और 2 क्या आए हैं हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स, टेल की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम्स। तो ये बन गया 27 ये भी यही बन गया 27/64। हाँ जी, अब क्या है 2 टेल्स और एक हेड, तो ये कुछ इस तरह से चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या बना 3 टाइम्स इंटू 2 टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ये बना 9/64। अब तीनों टेल, सो तीनों टाइम्स क्या है टेल, तो वो एक ही चांस हो सकता है। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो टोटल यहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई 1/64। ठीक है, क्लियर है। सपोज मैंने ये जो सम है गलती से मैंने कॉइन को ट्वाइस की जगह पे 3 टाइम टॉस कर दिया। सो यहाँ पे आप क्या लिख लो थ्राइस। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब निकला, जब कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। सो इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो अब कॉइन को अगर आप 2 टाइम्स टॉस करो। हाँ जी, अब देखिए 2 डाइस, बाइस्ड डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब डाइस इक्वली उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है हर नंबर की, बाइस्ड हैं। सो फॉर द फर्स्ट डाई, अगर आप फर्स्ट डाई की बात कर रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की जो है वो हाफ है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ। अदर स्कोर्स बीइंग इक्वली लाइक, मतलब फर्स्ट डाई में बाकी 1 होने की, 2 होने की, 3 होने की, 4 होने की और 5 होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मैं मान लेती हूँ P है। सो अगर इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करो तो क्या बननी चाहिए 1 2 3 4 5, 5P शुड बी इक्वल टू ये होना चाहिए। सो 1 ये बना आपका दिस, तो P बन गई 1/10। इट मीन्स बाकी सब की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है 1/10। ठीक है, ये फर्स्ट डाइस की बात हो रही। अब वो क्या कहता है कि अगर सेकंड डाई है तो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 अक्कर करने की क्या है 2/5। बाकी सब की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, बाकी जो नंबर आएंगे डाइस के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, फिर तो उसको क्या मान लिया P। सो यहाँ पे भी क्या है 2 3 4 5 6, 5 आइटम्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो 5P + 2/5 टोटल प्रोबेबिलिटी इन सब की ऐड करूँ तो क्या बनती है 1। सो यहाँ से ये बन गया आपका 3/5।
सो आपकी इस केस में प्रोबेबिलिटी बनती है हर आइटम की 3/25। बस अब करना क्या, अब वो क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वंस सीन। अगर मैंने 2 डाइस को थ्रो किया है तो यहाँ पे या दोनों पे 1 आ सकता है, या दोनों में से किसी एक पे 1 आ जाए, या किसी पे भी 1 ना आए। सो मैं क्या करती हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट नो 1 इज सीन। इसका मतलब यहाँ पे आपने 1 नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। सो 1 नहीं है, इट मीन्स 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। बाकी सब की प्रोबेबिलिटी देखो बच्चे, 1 माइनस दिस दैट विल बी 9/10। सो 1 के अलावा कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या होगी, पहले केस में 9/10। बात समझ में आई कि नहीं। सो इट विल बी 9/10 इनटू, अब सेकंड के ऊपर भी 1 नहीं चाहिए। 1 के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो बच्चे क्या बननी चाहिए, 1 माइनस 2/5। ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ना होने की 1, तो वो क्या बनी 3/5। तो ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है 3/5, तो यहाँ से आपका ये बना आपका 27/50। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपकी पहली बन गई। अब क्या है कि कोई एक 1 नज़र आए, ठीक है, तो हो सकता है 1 आपका फर्स्ट डाइस पे है या 1 आपका सेकंड डाइस पे है। सो अगर फर्स्ट डाइस पे 1 है तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 इंटू यहाँ पे 1 नहीं आना, तो सेकंड डाइस में से 1 हटा दूँ, 1 की प्रोबेबिलिटी 2/5 तक ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। तो ये आपको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये बनी 1/5 इंटू 3/5 दैट इज़ 3/50। ठीक है जी, डन है। अब प्लस करेंगे, प्लस कि यहाँ पे 1 नहीं है पर यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। यहाँ पे 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/10, आने की 1/10, ना आने की 9/10। तो ये यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बनी 18/50, तो ये बन गया 21/50। सिमिलरली क्या निकालेंगे कि दोनों क्या नज़र आ रहे हैं 1। सो पहले पे 1 मीन्स 1/10 प्रोबेबिलिटी, दूसरे पे 1 मीन्स 2/5, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बनी 2/50। सो आप इसको ऐड करके देखो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है 1। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी किसकी, x की, वेयर x क्या शो करता है, नंबर ऑफ 1। सो x क्या है 0, 1 एंड 2। सो 0 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 27/50, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की है 21/50 और ये प्रोबेबिलिटी है 2/50। निकालने के बाद इनका सम ज़रूर एक बार चेक करो, 1 बनना चाहिए। सो ये आपका क्या है फाइनल आंसर, और यही हमने निकालना था। दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो आज हाँ जी, आप इन रिलेटेड सम्स को कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे मीन एंड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। Till then, stay safe, study hard, and have a nice day.